वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट वन पेपर। इसमें अपन कोशिश करेंगे कि कैसे अपन 25 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं और अपन अपना केमिस्ट्री से टाइम निकाल के मैथ्स को टाइम दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है 20 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब बच्चे होते हैं लीटर, यानी कि 20 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्स at 600 Kelvin and 0.5 megapascal pressure undergoes isothermal reversible expansion। expansion के लिए जा रहा है until the pressure of the gas is 0.2 megapascal। find out which of the following statement is correct। अच्छा बच्चे, तो अब आपने को अंदर यहाँ पे इन लोगों ने क्या दे रखा है कि प्रोसेस अपनी कैसी होगी बच्चे, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो अपन जानते हैं बच्चे, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो डेल्टा टी की वैल्यू बच्चे क्या होगी, जीरो। अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो आपका डेल्टा यू भी बच्चे क्या हो जाएगा, जीरो, और डेल्टा एच भी आपका बच्चे क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि डेल्टा यू जीरो और डेल्टा एच जीरो। तो यहाँ पे देख के मैं बोल सकता हूँ कि मेरा सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके अलावा अच्छा अपने को इन लोगों ने P1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5 मेगा पास्कल। V1 की वैल्यू अपने को दे रखी है इन लोगों ने 20 लीटर, और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 600 केल्विन। अच्छा, उसके बाद अपने को P2 की वैल्यू इन लोगों ने दे रखी है 0.2 मेगा पास्कल। इसके अलावा कोई डाटा नहीं दे रखा है। तो अपन बच्चे यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वर्क डन का क्या होता है, -2.303 NRT log V2 बाई V1, या मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चे, P1 बाई P2, तो log P1 बाई P2। अच्छा, और अपन यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू किसके होगा, P2 V2 इज इक्वल टू NRT। तो यानी कि मैं NRT की जगह बच्चे क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 लिख सकता हूँ। तो यानी कि मेरा वर्क डन आ जाएगा -2.303 P1 V1 log P1 बाई P2। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू -2.303। P1 की वैल्यू अपने को दे रखी है इन लोगों ने कितनी, 0.5 मेगा पास्कल, यानी कि 0.5 इंटू 10⁶ पास्कल। अच्छा, वॉल्यूम अपन अब इन लोगों ने अपने को कितनी दे रखी है, 20 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 20 डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे अपने को लोग P1 अपने को दे रखे हैं इन लोगों ने कितना, 0.5, और P2 अपने को दे रखे हैं इन लोगों ने कितना, 0.2। अच्छा, उसके बाद बच्चे ध्यान से देखना, अपने को वर्क डन निकालना है किलो जूल के अंदर ना। तो अगर अपने को बच्चे किलो जूल के अंदर निकालना है तो अपने को सारी यूनिट SI यूनिट के अंदर रखना पड़ेगा। तो प्रेशर मैंने SI यूनिट के अंदर रखा है और इसको भी मुझे SI यूनिट के अंदर बदलना पड़ेगा। तो अगर बच्चे मैं SI यूनिट के अंदर बदलूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 2.303 इंटू 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 अपॉन 2 10⁶ इंटू 20 डेसीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। तो ये हो गया मेरा SI यूनिट के अंदर ना। और यहाँ पे हो जाएगा log 5/2, यानी कि log 5 माइनस log 2। ठीक है, अब अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी वर्क डन मेरा बच्चे किसके अंदर आएगा, जूल के अंदर आएगा। और यदि मुझे किलो जूल के अंदर बदलना है तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यानी कि ये बच्चे मेरा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो मेरा वर्क डन किसके अंदर आ जाएगा, किलो जूल के अंदर। अब 10⁻6 से 10⁻6 हो गया कैंसिल। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा मेरा कितना, -23.03। और log 5 की वैल्यू अपने को दे रखी है इन लोगों ने कितनी, 0.69, यानी कि 0.69 माइनस 0.30। तो यानी कि वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी -23.03 इंटू 0.39। 0.39 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो यानी कि 23 दूए 46, 46 दूए कितना हो जाएगा बच्चे, 92 हो जाएगा ना। तो लगभग -9.1 किलो जूल आंसर आ जाएगा, है ना। एक जीरो ये भी है ना, वो 4 होता तो कितना होता, 92, पर 0.4 है तो कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा। तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताना है। तो बच्चे अपन यहाँ पे जानते हैं कार्बन अपना कौन सा है बच्चे, sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। और यहाँ पे बच्चे अपन जानते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पे अपन जानते हैं बच्चे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और अपन जानते हैं जैसे जैसे बच्चे, अच्छा अगर sp है तो परसेंटेज एस करेक्टर यहाँ पे कितना होएगा बच्चे, इसके अंदर होएगा 50%,
इसके अंदर कितना होएगा बच्चे 33.33%, और इसके अंदर कितना होएगा 25%। और अपन जानते हैं जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी बढ़ती है, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग टेंडेंसी बढ़ती है, ठीक है भी। और वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होएगी, सी वाले की, उसके बाद किसकी होएगी बच्चे, बी वाले की, उसके बाद किसकी होएगी, ए वाले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एट टी केल्विन टेम्परेचर 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी आर मिक्स्ड, है ना। तो यानी कि टेम्परेचर आपको दे रखे टी केल्विन, और यहाँ पे ए के कितने मोल्स हैं बच्चे, 2 मोल, और बी के कितने मोल हैं बच्चे, 3 मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन फॉर्म्ड इज 320 mmHg। तो यहाँ पे अपने को बच्चे प्रेशर कितना नजर आ रहा है, 320 mmHg नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि एट दिस स्टेज 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर एडेड। तो दोनों का एक एक मोल ऐड कर दिया ना। तो जब बच्चे अपन दोनों का एक एक मोल ऐड कर देंगे तो इसके हो जाएंगे 3 मोल, और इसके हो जाएंगे बच्चे 4 मोल। द वेपर प्रेशर इज नाउ मेजर्ड 328.6 mmHg। तो अभी वेपर प्रेशर आपका कितना हो गया, 328.6 mmHg हो गया। तो आपको बताना है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इन mmHg के अंदर ए और बी का, ए और बी का प्योर का बताना है ना। तो अपन बच्चे कैसे बताएंगे, तो अपन जानते हैं क्या कि पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी किसके बराबर होएगा बच्चे, पी टोटल के बराबर होएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर अपन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो पी नोट ए इंटू 2/5 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, प्लस पी नोट बी इंटू 3/5 हो जाएगा बच्चे। ये किसके बराबर हो जाएगा, 320 के बराबर हो जाएगा। तो इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये हो गया 2 P नोट ए प्लस 3 P नोट बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 5 0 0 5 2 10 1 कैरी 5 3 15 और 1 16। तो ये आ गया आपकी 1600 वैल्यू। अच्छा अब बच्चे आपका मन करे तो आप सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लो, और दोनों को फिर सोल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व हो जाएंगे। बट मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्टकट से जाने की कोशिश करूंगा। अपने यहाँ पे वैल्यूज़ भी तो पुट कर करके देख सकते हैं ना। अगर ए की वैल्यू में बच्चे 300 और बी की वैल्यू 200 पुट करूँ तो 300 गुना 2 कितना हो जाएगा 600, और 300 गुना 2 बच्चे कितना हो जाएगा 600। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन पर जाऊँ तो 600 गुना 2 कितना हो जाएगा बच्चे 1200, और 400 गुना 3 ये भी बच्चे आपका कितना हो जाएगा 1200। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में जाऊं तो 400 गुना 2 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 800, प्लस 300 गुना 3 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 900। तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन में जाऊं तो 500 गुना 2 यानी कि 1000, प्लस 200 गुना 3 यानी कि 600, यानी कि आपका 1600। यानी कि आपका बच्चे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से जल्दी सोल्व हो जाएगा ना, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सेम ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको बच्चे कोई रिएक्शन सीक्वेंस दे रखी है, और जहाँ पे ये कह रहा है कि कंपाउंड एक्स जिसके अंदर 76% कार्बन है, 6.38% हाइड्रोजन है, और उसकी वेपर डेंसिटी बच्चे कितनी है 47 है। इसकी ये रिएक्शन करवा रहा है CO2 NaOH हाई प्रेशर टेम्परेचर आपको दे रखा है, उसके बाद आपको H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस करवा रहा है। तो कंपाउंड वाई बन रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट। और फिर ये कह रहा है कि कंपाउंड वाई डेवलप्स करैक्टरिस्टिक्स कलर विद न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट अपने सिलेबस में बच्चे एक ही है, कौन सा, फिनोल का, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है भी। यानी कि कंपाउंड वाई के अंदर ये वाला ग्रुप तो होगा ही होगा। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबव सीक्वेंस। अगर अब बच्चे आप ध्यान से देखना, आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अपन हिट एंड ट्रायल से अपन पता कर सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन किसके अंदर होती है बच्चे, उसके अंदर नहीं होती जब अपन सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं जब बच्चे अपन, है ना, उसके अंदर मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनता है बच्चे, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो मैं गैस कर पा रहा हूँ कि मेरा वाई प्रोडक्ट ये होगा, है ना। तो फिर ये कह रहा है कि कंपाउंड एक्स एंड वाई इज डिजोल्व इन NaOH। अच्छा उसके अंदर बच्चे अपन रिएक्टेंट अपना क्या होता है, रिएक्टेंट अपना होता है फिनोल, रिएक्टेंट अपना बच्चे कितना क्या होता है फिनोल। चलिए फिनोल का मोलर मास अपने को पता है कितना है बच्चे, मोलर मास है कितना
94, और इसकी वेपर डेंसिटी बच्चे कितनी है, वेपर डेंसिटी इसकी कितनी है बच्चे, वेपर डेंसिटी आ जाएगी 47 आधा। तो यानी कि मैंने कंफर्म कर लिया कि बच्चे मेरा एक्स आपका क्या है फिनोल, और मेरा वाई आपका क्या है बच्चे सैलिसिलिक एसिड, और ज़्यादा सही से बोलूँ तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। फिर ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोथ एक्स एंड वाई डिजोल्व इन NaOH। NaOH के अंदर डिजोल्व करने के लिए बच्चे अपने को क्या चाहिए, अपने को वाटर से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। तो अगर अपन बच्चे ध्यान से दें, जो ये सोलिबिलिटीज़ वाले केस होते हैं इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का सारा खेल होता है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर क्या है बच्चे, RSO3H, फिर उसके बाद RCOOH, फिर उसके बाद H2CO3, फिर उसके बाद आपका बच्चे क्या आता है फिनोल, फिर उसके बाद बच्चे आपका क्या आता है वाटर, उसके बाद बच्चे आपका क्या आता है एल्कोहल आता है ना। और एल्कोहल में मिथेनॉल एक्सेप्शन होता है, मिथेनॉल की वाटर से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना ये वाली बात, है ना। और अपन जानते हैं बच्चे रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ जाती है, वीक एसिड प्लस वीक बेस की तरफ जाती है ना। तो यदि आप बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाओगे तो उस रिएक्शन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बच्चे ज़्यादा अग्रसर होएगी, वीक एसिड और वीक बेस की तरफ जाएगी, ठीक है भी। अच्छा, तो यानी कि डिज़ोल्व होने के लिए बच्चे क्या कह रहा है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो आपका कंपाउंड है फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा है, तो यानी कि ये बच्चे डिज़ोल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि फिनोल की ज़्यादा है। फिर ये उसके बाद कह रहा है कि कंपाउंड वाई इज़ डिज़ोल्व इन NaHCO3। NaHCO3 में डिज़ोल्व होने के लिए बच्चे H2CO3 से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड की H2CO3 से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि कंपाउंड वाई भी बच्चे आपका क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि कंपाउंड X इज़ मोर एसिडिक देन कंपाउंड वाई। नहीं, गलत बात। कंपाउंड X तो आपका फिनोल है और कंपाउंड वाई के अंदर बच्चे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि कंपाउंड X आपका बच्चे क्या होएगा, कम एसिडिक होएगा, यानी कि थर्ड वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स B एंड C। B और C को बच्चे अगर आपको अलग करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि B और C बनेगा क्या। अच्छा, ये FeBr3 Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो आपका A प्रोडक्ट तो बच्चे क्या होएगा, A प्रोडक्ट के अंदर तो यहाँ पे बच्चे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अच्छा, फिर उसके लिए बच्चे आपको B और C प्रोडक्ट के लिए बात करनी है, तो B आपका बच्चे क्या हो जाएगा, ऑर्थो, एक आपका हो जाएगा ऑर्थो पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, और एक में बच्चे क्या आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा ना। हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, यस और नो। चलिए जी, तो अपन देख पा रहे हैं बच्चे अपने पास ये दो है ना। अच्छा, जब ये बच्चे आपके क्या हैं, दोनों पोजिशनल आइसोमर्स है ना, ये दोनों आपके बच्चे क्या हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। और जो पोजिशनल आइसोमर्स हैं तो यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका बच्चे क्या होते हैं, नियरली सेम होता है। और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होएगा तो यानी कि अपन बच्चे सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते, सब्लिमेशन यूज़ नहीं कर सकते, स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में अपन बच्चे क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कंसीडर ए वीक बेस B। आपको एक वीक बेस B दे रखा है जिसकी आपको pKb की वैल्यू भी दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि x ml ऑफ 0.02 मोलर HCl, तो HCl की रिएक्शन करवा रहा है किसी वीक बेस B के साथ, लेटर से BOH ही ले लेते हैं, ये आपका वीक है। ये बच्चे आपको दे रखे 0.02 मोलर और ये भी आपको दे रखे 0.02 मोलर। इसके आपको बच्चे दे रखे हैं XML, इसके आपको बच्चे दे रखे हैं YML, और यदि ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा आपका क्या, BCl, और साथ में बन जाएगा बच्चे क्या, H2O। ठीक है भाई। अच्छा, और इसके आपको बच्चे pKb की वैल्यू भी दे रखी है, इसका आपको pKb भी दे रखा है कितना, 5.699। चलिए जी, फिर उसके बाद कह रहा है कि आर मिक्स टू मेक 100 ml, यानी कि बच्चे अगर अपन दोनों को मिक्स कराएंगे तो दोनों की वॉल्यूम ऐड होएगी, यानी कि x प्लस वाई आपका बच्चे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। उसके बाद कह रहा है ऑफ ए बफर, अगर अपन इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक बफर बनता है। तो बच्चे अगर बफर बनेगा तो अपने पास बफर अपन किसको बोलेंगे कि अपने पास बच्चे क्या होना चाहिए, वीक बेस और साथ में उसका सोल्ट एंड इट्स सोल्ट। तो यानी कि अपने पास सॉल्यूशन के अंदर ये बचना चाहिए और ये बचना चाहिए, यस और नो।
तो यानी कि HCl आप बच्चे आपका क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो यानी कि HCl बच्चे आपका इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो अगर अपन इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 0.02x, और इसके कितने मोल्स आ जाएंगे 0.02y। और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है। ये वाली बात अपने को पता लग गई क्योंकि अपना बफर बन रहा है। और बफर की पीएच भी तो इन लोगों ने बता रखी है। बफर की पीएच बच्चे कितनी है 9, और बेसिक बफर है तो अपने को पीओएच चाहिए होगी। पीओएच आ जाएगी बच्चे कितनी इसकी 5। चलिए अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो शुरू में इनके 0 मोल्स बने होंगे, और जब बच्चे रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो इसके 0 मोल्स बचेंगे, और इसके कितने मोल्स बचेंगे 0.02y शुरू में थे। इसमें से 0.02x आपके खत्म हो गए, और BCl के बच्चे कितने बन गए 0.02x बन गए, और वाटर के भी बच्चे कितने बन गए 0.02x बन गए। तो अपन जानते हैं बच्चे बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। POH है आपका बच्चे कितना 5, PKB आपका बच्चे कितना है 5.699 प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट बच्चे कितनी आ जाएगी 0.02x अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि अपने को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितनी आ जाएगी 0.02y माइनस 0.02x अपॉन x प्लस वाई। इसको अब अपन कर देते हैं सोल्व। x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, 0.02 से 0.02 कैंसिल, और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.699 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे क्या log x अपॉन वाई माइनस एक्स। अच्छा ये वाली वैल्यू बच्चे किसकी होगी, अच्छा इसको थोड़ा सा प्लस में कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 0.699, और ये किसके बराबर हो जाएगा log y माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये वाली वैल्यू बच्चे कब आती है, जब ये वाली वैल्यू आपकी बच्चे कितनी हो जाएगी 5। तो यानी कि y माइनस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि बच्चे y किसके बराबर आ गया आपका 6x के बराबर आ गया। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अपने को पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यानी कि y की जगह मैं रख दूंगा 6x, तो यानी कि बच्चे आपका 7x बच्चे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 100/7 आ जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14.29 समथिंग आएगा। तो यानी कि 14.3 यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन। फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन में जा रहा है। द टाइम टेकन फॉर द डीकम्पोजिशन टू 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज T1/8 एंड T1/10। तो आपको बताना है कि T1/8 और T1/10 की वैल्यू क्या होगी अगर log 2 की वैल्यू बच्चे कितनी है 0.3 है। तो यानी कि T1/8 का क्या मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए बच्चे A0/8 हो जानी चाहिए। और T1/10 का क्या मतलब है बच्चे कि A की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए T1/10 के अंदर मतलब है कि A की वैल्यू हो जानी चाहिए A0/10 हो जानी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा इसके अलावा कुछ अपने को दे रहा है नहीं। चलिए जी तो अब फॉर्मूले लगा देते हैं। log A0 अपॉन A किसके बराबर होता है बच्चे के T1/8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो log A0 अपॉन A0/8 इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू T1/8। A0 से A0 कैंसल, तो यानी कि log 8 बराबर किसके हो जाएगा बच्चे के इंटू T1/8। ठीक है। चलिए जी ऐसे अपन इसके लिए सोल्व कर लेंगे। तो log A0 अपॉन A0/10 किसके बराबर हो जाएगा बच्चे के इंटू T1/10 के बराबर हो जाएगा। तो इससे कैंसिल, तो k इंटू T1/10 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे log 10 के बराबर आ जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। वेरी गुड। तो k इंटू T1/10 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे 1 के बराबर आ जाएगा। तो
तो अब ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो अपन क्या कर देंगे बच्चे, 1/8 अपने को ऊपर चाहिए, तो 1/2 कर देंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, T1/8 इंटू के अपॉन T1/10 इंटू के इज इक्वल टू आ जाएगा log 8। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3/1, के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 log 2, और log 2 की वैल्यू इन लोगों ने अपने को दे रखी है बच्चे कितनी, 0.3। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 0.3, तो यानी कि आपका आ जाएगा 0.9। ठीक है भाई, बट मल्टीप्लाई बाई 10 भी करना है, तो ये वाली गलती मत कर आना गलती से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। 0.9 इंटू 10 बच्चे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो कोई रिएक्शन सीक्वेंस है, उसके लिए बच्चे आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं या गलत हैं, ये आपको देख के बताना पड़ेगा। तो कह रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस, कंपाउंड X मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6Cl2, ये एक्सेस NaNH2 के साथ रिएक्शन करता है और Y बनता है बच्चे। अच्छा, यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चे, डाई क्लोरो प्रोडक्ट है, तो बनने वाला प्रोडक्ट बच्चे मेरा क्या होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। और अपन एल्काइन की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 Hg पॉजिटिव के साथ करवा सकते हैं और रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर बच्चे मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या मेरा टर्मिनल एल्काइन बन सकता है, क्या है बच्चे ये मेरा टर्मिनल एल्काइन बन सकता है। तो उसके लिए अपन बच्चे देखेंगे अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप चाहो तो ये ले लो कि CH3 CH2 CH और यहाँ पे ले लो क्लोरीन और यहाँ पे ले लो क्लोरीन। ठीक है भाई, और बच्चे क्या हो सकता है इसके अलावा बच्चे, क्या पॉसिबिलिटी है इसके अलावा, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं सर मैं तो बीच वाले में लूँगा, तो आप बीच वाले में ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कुछ बोल सकते हैं कि ना सर एक मैं इधर लूँगा एक मैं इधर लूँगा, तो बच्चे आपका मन करे तो आप ऐसे भी ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो, तीनों से प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। आप सभी इस बात को जानते हो क्योंकि आप जेई मेंस दे चुके हो ऑलरेडी, है ना। अच्छा, ये वाला तो अपन नहीं ले सकते ना, क्योंकि उस केस में अपने पास बच्चे क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड डाई बन जाएगा ना, जो कि स्टेबल नहीं होता, तो ऐसा केस तो अपन ने नहीं देखा है। तो ये लो ये लो ये लो कुछ भी लो, कंपाउंड वाई तो मेरा क्या बनने वाला है बच्चे, कंपाउंड वाई मेरा बनने वाला है ये। ठीक है भाई, चलिए जी, तो अगर आपको बच्चे एक बार आपका कंपाउंड वाई मिल गया तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 बच्चे क्या काम आता है, ये काम आता है बच्चे हाइड्रोलाइसिस के। तो कंपाउंड Z तो बच्चे मेरा क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा CH3। और कंपाउंड Q बच्चे मेरा क्या बनेगा, कंपाउंड Q मेरा बन जाएगा कुछ इस तरीके से 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है भाई, चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, कंपाउंड Z विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। हाँ बिल्कुल, आयोडोफोन टेस्ट देगा क्योंकि इसके पास ये वाली यूनिट है। ये कह रहा है कि कंपाउंड Q हैज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, आर इन रेशियो ऑफ 1:3। तो अगर बच्चे अपन इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, अगर बच्चे अपन इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके पास एरोमेटिक हाइड्रोजन तो बच्चे कितने हैं, एरोमेटिक हाइड्रोजन है इसके पास बच्चे कितने, एरोमेटिक हाइड्रोजन है इसके पास 3, और एलिफेटिक हाइड्रोजन बच्चे इसके पास कितने हैं, एलिफेटिक हाइड्रोजन है बच्चे 9। तो एरोमेटिक अपॉन एलिफेटिक बच्चे क्या आ जाएगा, 1:3, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि गिवन बिलो 4 आइसोमेरिक कंपाउंड PQRS, आपको PQRS दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। चलिए स्टेटमेंट 1 पे देखते हैं। स्टेटमेंट 1 के अंदर कह रहा है कि QRS विल गिव प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। तो यानी कि 2,4-DNP अपने को बच्चे पता है बच्चे कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, और साथ में बच्चे कौन देता है, कीटोन देता है। तो अगर ये बच्चे एल्डिहाइड देता है तो Q देगा, हाँ देगा। क्या R देगा, हाँ देगा। क्या S देगा, हाँ देगा। तो यानी कि ए वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर के अंदर ए तो होना ही चाहिए। तो अगर आंसर के अंदर ए होना चाहिए तो ये भी हो सकता है आंसर मेरा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है।
बट क्या मेरा ये वाला आंसर होगा बच्चे? ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा अपने को ये भी पता लग गया कि यहाँ से मेरी ई वाली स्टेटमेंट तो भी क्या है बच्चे? सी सही है। तो यानी कि ई वाली स्टेटमेंट भी बच्चे मेरी क्या है? सही है। चलिए उसके बाद बच्चे अपने को चेक करना पड़ेगा क्या आपकी सी वाली स्टेटमेंट सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कह रहा है कि क्यू एंड आर विल गिव सूटी फ्लेम। आपको बच्चे अगर अपन क्यू देखें ये रहा, और अगर बच्चे अपन आर देखें ये रहा, ये कह रहे हैं कि ये सूटी फ्लेम देगा। हाँ, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है तो सी वाली स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो अगर सी वाली स्टेटमेंट आपकी सही है तो बच्चे ये वाला आंसर आपका सही है। इस वाले आंसर को अपने को गलत करना पड़ेगा और इस वाले आंसर को भी अपने को गलत करना पड़ेगा। तो ए सी एंड ई इज़ योर करेक्ट। तो यानी कि सबसे सही ऑप्शन आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग BF4 नेगेटिव, SiF4, XeF4 and SF4 that have unequal EF bond length is 2 where E is the central atom। तो बच्चे अगर अपन BF4 का स्ट्रक्चर बनाएं तो BF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा। BF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा। और यदि बच्चे आप SiF4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो SiF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा। यदि बच्चे आप XeF4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो XeF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आएगा। यदि बच्चे आप SF4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो SF4 का स्ट्रक्चर बच्चे कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल, सेंट्रल एलिमेंट और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ऐसे 2 कंपाउंड हैं। तो ये स्टेटमेंट बच्चे आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसा केवल एक ही कंपाउंड है ना। इसमें ये वाले फ्लोरीन और ये वाली फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ अलग होएगी। यहाँ पे बच्चे दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होएगी? सेम होएगी। यहाँ पे भी दोनों की सेम होएगी। और इस कंपाउंड को अपन कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर भी बच्चे आपका क्या होएगा? स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं कि अमंग O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F2 एंड O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो ये बच्चे अपने को चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के केस में बच्चे अपन जानते हैं, ऑक्सीजन के केस में अपन बच्चे जानते हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चे कितना होता है? 2 होता है। और अगर बच्चे मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊंगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही बचता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन कम करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बच्चे बढ़ेगा, 2.5 हो जाएगा। तो यानी कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बच्चे किसका होना चाहिए? O2 पॉजिटिव का होना चाहिए। ये कह रहा है O2 नेगेटिव का, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स EH3 वेयर E इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये कह रहा है कि नीचे जाने पे हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है ये वाली। तो क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं बच्चे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे अपना हो जाएगा फॉस्फोरस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे अपना हो जाएगा बच्चे आर्सेनिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे बच्चे अपना हो जाएगा एंटीमनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऊपर से नीचे जाने पे बच्चे सेंट्रल एटम का साइज़ क्या होता रहता है बच्चे? बढ़ता रहता है। और अगर सेंट्रल एटम का साइज़ बच्चे बढ़ता रहेगा तो अपने को अपन क्या देखेंगे कि नाइट एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो यानी कि ए वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो यानी कि आंसर के अंदर आपका ए होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अगर ए होगा तो अपने को चेक करना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है कि बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अपन बच्चे जानते हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिसिटी कम होएगी। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर बच्चे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे लोन पेयर थोड़ी ज़्यादा जगह पे फैल जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर थोड़ा और ज़्यादा जगह पे फैल जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर बहुत ज़्यादा जगह पे फैल जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कम हो जाएगा तो बेसिसिटी भी उसकी बच्चे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि बी वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि द रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रिड्यूसिंग करैक्टर बच्चे अपन जानते हैं
नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बेसिकली एलिमेंट और हाइड्रोजन के बॉन्ड से पता चलता है। अगर एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड बच्चे आपका क्या होएगा, वीक होएगा, तो आपका रिड्यूसिंग करैक्टर बच्चे क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। और ऊपर से नीचे जाने पे अपन देख पा रहे हैं कि बॉन्ड वीक होता जा रहा है, तो यानी कि रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ेगा, यानी कि सी वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो आपकी ए, बी और सी तो बच्चे क्या है, बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इसको ध्यान से देखना बच्चे। NH3, PH3, ASH3 और यहाँ पे आपका बच्चे क्या है, SbH3, है ना। ऊपर से नीचे जाते हैं तो मोलर मास बढ़ता है, मोलर मास बढ़ेगा तो बच्चे इंट्रैक्शंस बढ़ेंगी, तो यानी कि आपका बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या होएगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट नाइट्रोजन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा क्या हो जाता है, इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनल ऑर्डर बच्चे अपने को देखने को मिलता है कि SbH3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH3, उसके बाद ASH3 और उसके बाद बच्चे किसका, PH3। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा होता है कि SbH3 का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ASH3 का ज़्यादा, फिर उसके बाद NH3 का ज़्यादा और उसके बाद PH3 का ज़्यादा। उनका मानना है कि नाइट्रोजन वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादा ओवरटेक नहीं कर पाता। चाहे आप बच्चे ये मान लो, चाहे आप बच्चे क्या मान लो, ये मान लो, दोनों केस में। पर ये वाली बात तो गलत हो जाएगी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये वाली बात आपकी बच्चे क्या हो जाएगी, तो A, B और C स्टेटमेंट बच्चे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने बच्चे एक कोचिंग का सोल्यूशन भी देखा था, उसके अंदर उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि नीचे जाने पे तो बढ़ ही रहा है, उनका मानना था कि नीचे जाने पे तो बढ़ ही रहा है, ये एक एक्सेप्शनली बात है। तो उनका मानना था कि ये वाली स्टेटमेंट तो सही है कि नीचे जाने पे बढ़ता है, बट NH3 वाली एक्सेप्शनल बात है, उस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो कुछ कुछ जगह आपको ये भी मिल सकता है कि डी वाली स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है ना। तो इट इज़ अप टू यू, है ना, आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को बच्चे देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। मैंने आपको सारी शिफ्ट्स ऑलमोस्ट सोल्व करवा दी हैं, केवल आपकी एक ही शिफ्ट बची है, 28 जनवरी शिफ्ट 2, है ना। केवल ये पहला एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सिलेबस से बाहर की तरफ आया, यानी कि जो NCERT से नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, दैट इज ऑल योर लक, है ना, आपकी किस्मत कैसी है। फिर ये कह रहा है कि ग्रीस वेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट आयन विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ सल्फेनिलिक एसिड एंड अल्फा नेप्थिलीन अमीन रिएजेंट। तो बच्चे पहले ये इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। फिर ये कह रहे हैं कि इन अबव टेस्ट सल्फेनिलिक एसिड इज डाइजोटिजाइड विद एसिडिफाइड नाइट्राइट आयन फर्दर कपलिंग विद अल्फा नेप्थिलीन टू फॉर्म एजोडाई, यानी कि बच्चे ये इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बच्चे सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, तो यानी कि आपका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन, किसके अंदर सही प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चे आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर दे रखे हैं, तो ये बच्चे आपका NO2 जुड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपके पास बच्चे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये रिंग को बच्चे क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, और NH ग्रुप रिंग को बच्चे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो आपका NO2 बच्चे नाइट्रोजन वाली रिंग पे जुड़ना चाहिए, वो भी यहाँ पे जुड़ना चाहिए, है ना, बट इन लोगों ने इस पे जोड़ रखा है, तो ये आपकी स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर ये सेकंड रिएक्शन के अंदर कह रहा है कि सेकंड रिएक्शन के अंदर आपकी ये जो कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और इसके हीट और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो NH2 बनेगा, नहीं, गलत बात है ना। यहाँ पे अपना ये जो एल्काइल हैलाइड होता है ये अपना क्या होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होएगा। तो यहाँ पे बच्चे अपने को पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर देखने को मिलेगा, जिसके कारण बच्चे पोटेशियम इसको लेके नहीं जा पाएगा, तो यानी कि आपका स्टेटमेंट 2 भी आपके बच्चे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट 3 के अंदर ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 3 के अंदर ये कह रहा है कि बच्चे अमाइन हैं, ये वाली रिएक्शन करवा रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ तक तो सही है। फिर ये कह रहे हैं SnHCl के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो नहीं, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, इसमें अपने को 2 डिग्री अमाइन देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे बच्चे अपने पास हो जाएगा NH और यहाँ पे अपने पास होएगा CH3, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत, तो यानी कि आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि इन द गिवन पेंटापेप्टाइड फाइंड आउट द एसेंशियल अमीनो एसिड Y एंड द सीक्वेंस प्रेजेंट इन द पेंटापेप्टाइड, है ना। इसको तो बहुत से बच्चे याद ही कर लेते हैं ना, तो मैं बस आपको इसको ब्रेक डाउन करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे CONH, जो भी CONH बॉन्ड है ना, इनको आप पहले कर लो अंडरलाइन,
तो ब्रेक डाउन कैसे करना है, तो इनको आपने कर लिया अंडरलाइन। फिर उसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, कार्बन के साथ लिख देना है OH और नाइट्रोजन के साथ लिख देना है हाइड्रोजन। कार्बन के साथ लिख देना है OH, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ OH, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ OH और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। तो ये वाला बच्चा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा क्या, COOH, सॉरी COOH, और यहाँ पे आपके पास है बच्चे CH, यहाँ पे आपके पास CH3, और यहाँ पे आपके पास है बच्चे क्या, NH2। तो ये तो बच्चे आपका क्या है, एलानाइन है ना। तो लास्ट वाला आपका एलानाइन होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे आपको दे रखा है, दो ऑप्शंस के अंदर दे रखा है। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी कि ये वाला आपका बच्चे क्या होएगा, ग्लाइसिन होएगा। तो ये वाला आपका बच्चे क्या होएगा, ग्लाइसिन होएगा, है ना। तो अच्छा, अगर बच्चे अपन इस वाले की बात करें, इस वाले की यदि मैं बात करूं, तो ये वाला बच्चे आपका क्या होता है, ये वाला आपका होता है एस्पार्टिक एसिड। तो यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड, है ना। और ये वाला आपका बच्चे हो जाएगा थ्रियोनिन, और ये वाला बच्चे आपका हो जाएगा सेराइन, है ना। चेक कर लेना एक बार से, ठीक है भाई। और जो आपका इसेंशियल है वो क्या होता है, थ्रियोनिन आपका बच्चे क्या होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है ना। अगर आप चाहते हो कि सर इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दो ट्रिक से कैसे याद करना है, तो आप मुझे बता देना, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कोई रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है HBr के साथ करवा रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। ये कह रहा है कि द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ इंटरमीडिएट थ्रू अ मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि रिएक्शन बच्चे क्या होगी, है ना। तो जो आपका ये था परोक्साइड बॉन्ड वाली रिएक्शंस बच्चे अपन कैसे करवाते थे। तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास O, और यहाँ पे आपके पास O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास PH। उसके बाद बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हीट डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे यहाँ पे दो केस होते थे, याद है आप लोगों को। यहाँ पे बच्चे क्या होएगा, ये वाला फ्री रेडिकल इधर से आएगा, एक फ्री रेडिकल इधर से आएगा, और एक फ्री रेडिकल इधर से आएगा। तो आपको बच्चे ये ब्रेक डाउन हो सकता है किसके अंदर, PH फ्री रेडिकल, और साथ में बच्चे CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद बच्चे अपने को क्या देखने को मिलते हैं, PH फ्री रेडिकल क्या करता है, HBr पे अटैक करता है, और यहाँ पे अपने को बच्चे क्या देखने को मिलते हैं, PH और साथ में H बेसिकली बेंजीन रिंग, और साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बच्चे ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे बच्चे आपका क्या होएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो आपको बच्चे वो वाला फ्री रेडिकल बनाना है जो ज़्यादा स्टेबल हो, है ना, CH2, और यहाँ पे बच्चे क्या होएगा, HBr। फिर यहाँ से बच्चे क्या होएगा, ये HBr के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा PH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रोमीन, है ना। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट रेडिकल। हाँ बिल्कुल सही बात है ये वाली। तो फिर ये कह रहा है कि द रोल ऑफ परऑक्साइड इज टू जनरेट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है, नहीं बनता, क्योंकि वो क्या होता है बच्चे, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है। तो बी वाली बात गलत। तो आपको बच्चे क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जहाँ पे भी बी दे रखा है वो वाली बात गलत, और जहाँ पे ए दे रखा है वो वाली बात सही। तो यानी कि ई वाली बात आप लोगों की ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, ठीक है भी। तो अब आपको बच्चे क्या चेक करना है कि सी वाली बात सही है या सी वाली बात सही नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। हाँ बेंजीन तो बन रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, तो ये वाली बात भी बिल्कुल आपकी सही है। तो सी वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो A, C एंड E यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड। ठीक है भी। आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग टू बाल्मर सीरीज, है ना। तो ये कह रहा है कि 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना है स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन से होंगे बच्चे, बाल्मर सीरीज़ के लिए। तो बाल्मर सीरीज़ का मतलब है आपको वेव नंबर
निकालना है ना, तो वेव नंबर 1/λ किसके बराबर होएगा बच्चे, RH, हाइड्रोजन एटम के लिए Z² यानी कि 1, तो यानी कि 1/4 माइनस 1/N2 का स्क्वायर बच्चे। ठीक है भाई, अब देखना, अब अपने को बच्चे n की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मान लीजिए मैं n की कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ बच्चे, मैं n की वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, वो वाली वैल्यूज़ मैं आपको सारी रख के दिखा दूंगा। पहले अपन क्या यहाँ से कुछ ना कुछ ऑप्शंस कैंसिल कर सकते हैं या उन ऑप्शंस को अपन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर अपन सोचें अपना बच्चे जो भी फाइनल आंसर होगा वो यही तो होएगा 4n2 और यहाँ पे बच्चे आपको क्या देखने को मिलेगा, n2 का स्क्वायर -4 देखने को मिलेगा और साथ में बच्चे आपको r देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी आपका फाइनल आंसर होगा बच्चे उसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। 4 का मल्टीपल बच्चे आपका बच्चे ये वाला 4 का मल्टीपल है, बट ये वाला 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ये वाला बच्चे आपका 4 का मल्टीपल है, ये वाला मल्टीपल है, बट ये वाला मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बच्चे अब अपने को चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। चलिए जी, तो n2 की बच्चे अपन क्या वैल्यू रख सकते हैं, n2 की वैल्यू क्या मैं 3 रख सकता हूँ। तो n2 की वैल्यू जब बच्चे मैं 3 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 यानी कि 5, 3 का स्क्वायर 9 × 4 यानी कि 36 r यानी कि 5r/36 होना चाहिए। तो 5r/36 आपका एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसे अपन जल्दी सोल्व कर सकते हैं यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपको एक कर्व दे रखा है, फिर ये कह रहा है कि जो फिगर 2 नीचे वाला बच्चा आपका फिगर 2 है, ये वेव फंक्शंस ऑफ 2s का आपको वेव फंक्शन दे रखा है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन फिगर 2 मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस एज शोन इन फिगर 1। तो ये कह रहा है कि फिगर 1 के अंदर जो नोडल सरफेस है उसके लिए कौन सा पॉइंट बिल्कुल परफेक्टली दर्शाया जा रहा है बच्चे। तो 2s के लिए बच्चे नोडल सरफेस जहाँ पे बच्चे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि शाई की वैल्यू बच्चे क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। शाई की वैल्यू 0 बच्चे किस पॉइंट पे हो रही है, बी वाले पॉइंट पे हो रही है, इसलिए आपका बी होना चाहिए। तो बी आपका कौन सा ऑप्शन के अंदर दिखा रखा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिखा रखा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट द नंबर ऑफ पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस इन विच बोथ आयन्स आर कलर्ड। आयन को बच्चे कलर्ड होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या स्कैंडियम 3+ के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। दोनों स्पीसीज कलर्ड होनी चाहिए ना। Mn2+ यानी कि D5 इसके पास बच्चे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्रोमियम 2+ यानी कि बच्चे D4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कॉपर 2+ यानी कि बच्चे D9 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये वाली बात इसके अंदर हो सकता है ना। जिंक 2+ D10 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो ये वाली बात गलत। तो अगर मान लीजिए ये होगी भी या नहीं होगी उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसी 3 स्पीसीज हैं, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 तो आपकी बच्चे क्या होगी, गलत होगी। फिर ये कह रहा है कि थोरियम 4+ इज स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग थोरियम 4+, सीरियम 4+, गैडोलियम 4+ एंड EU2+। तो ये बच्चे आपको देखना पड़ेगा ना। पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि थोरियम पीरियोडिक टेबल में आता कहाँ पे है। ये आते बच्चे जहाँ से एक्टेनोइड सीरीज आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक्टेनोइड, फिर यहाँ पे बच्चे आपको क्या आता है, थापा, है ना। अगर बच्चे अपन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कहाँ पे आता होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और यहाँ पे बच्चे आपका रेडोन, है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या होएगी, Rn, फिर उसके बाद बच्चे क्या होएगा 7s2 7s2 और उसके बाद बच्चे क्या होएगा 5d2, है ना। 4+ का मतलब है यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। और अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो यानी कि स्टेटमेंट 2 आपकी बच्चे की हो जाएगी गलत। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो यानी कि आपका बच्चे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन पीरियड 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट शोज हाईएस्ट
एंड लोएस्ट एटॉमिक रेडियस इज। तो पीरियड 4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बच्चे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और यहाँ पे बच्चे आपका आएगा कौन? पोटेशियम। तो पीरियड 4 के अंदर पहली बात तो सोडियम आता ही नहीं है, लीना की रब से फरियाद, ये भी नहीं आता है। तो पोटेशियम आएगा, और यहाँ पे बच्चे आपका अपने को देखना है सेलेनियम आएगा या कौन आएगा बच्चे? ब्रोमीन आएगा, है ना। तो यहाँ पे 19वां पोटेशियम, उसके बाद यहाँ पे बच्चे 20वां कैल्शियम, और यहाँ पे बच्चे सारे आपके आएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से बच्चे? स्कैंडियम से लेके, और यहाँ पे बच्चे आपका कौन सा आ जाएगा? जिंक, और यहाँ पे बच्चे आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपका आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, उसके बाद बच्चे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद बच्चे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद कौन आएगा बच्चे? उसके बाद आपका आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद बच्चे आपका कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अपने को पता है बच्चे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? साइज़ क्या होता है बच्चे? कम होता है, साइज़ कम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा साइज़ बच्चे किसका होएगा? पोटेशियम का, और सबसे कम साइज़ बच्चे किसका होएगा? ब्रोमीन का। तो यानी कि पोटेशियम एंड ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि NiCN4 2 नेगेटिव एंड NiCl4 2 नेगेटिव आर डायमैग्नेटिक एंड NiCO4 इज़ पैरामैग्नेटिक, है ना। तो बच्चे अपन जानते हैं, तो NiCN4 2 नेगेटिव की बात करें तो Ni2+ आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो यानी कि ये बच्चे अपने पास है D8 कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या हो जाएंगे? पेयर्ड फॉर्म के अंदर हो जाएंगे। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म के अंदर हो जाएंगे तो इसकी ये हो जाएगा DsP2, तो यानी कि ये तो बच्चे आपका डायमैग्नेटिक। तो ये वाली बात तो बिल्कुल आपकी सही है। Cl4 में है तो यानी कि ये आपकी बात बच्चे क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी ना, क्योंकि Cl4 के अंदर है तो इसके पास बच्चे क्या हो जाएंगे? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि NiCO4 एंड NiCl4 2 नेगेटिव आर डायमैग्नेटिक, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, इसको तो क्योंकि पैरामैग्नेटिक बनाना है अपने को। फिर ये कह रहा है कि NiCO4 एंड NiCN4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक, NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक, ये वाली बात तो सही है। ये वाली बात अपन चेक कर चुके हैं। NiCO4 नेगेटिव बच्चे sp3 होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, तो ये वाली बात सही है। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, इंटीजर टाइप आ गया ना, ये कह रहा है कि 500 ml ऑफ 0.1 मोलर KI इज मिक्सड विद 500 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो बेसिकली ये I नेगेटिव की रिएक्शन करवा रहा है बच्चे किसके साथ? MnO4 1 नेगेटिव के साथ करवा रहा है। ये आपको दे रखा है 1.2 मोलर, और ये आपको दे रखा है बच्चे कितना? 500 ml। ये आपको दे रखा है 0.2 मोलर, और ये भी आपको दे रखा है बच्चे कितना? 500 ml। लिबरेटेड आयोडीन वाज ट्रीटेड विद, आयोडीन इससे लिबरेट हो रही है, और इस आयोडीन की रिएक्शन बच्चे किसके साथ करवाई जा रही है? Na2S2O3 के साथ, Na2S2O3 के साथ, जो कि बच्चे आपका कितना है? 0.1 मोलर है। सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इंडिकेटेड टिल ब्लू कलर डिसअपीयर्ड, है ना। द वॉल्यूम ऑफ Na2S2O3 कंज्यूम्ड इज, तो बच्चे आपको बस ये बताना है कि इसकी वॉल्यूम कितनी कंज्यूम होगी Na2S2O3 2 नेगेटिव के। अब इसको करने के बच्चे 2 तरीके हो सकते हैं कि पहले तो आप निकालो कि आयोडीन कितनी बाहर निकलेगी, फिर उसके बाद आप क्या निकालो बच्चे? उसके बाद आप निकालो कि वो निकली हुई आयोडीन इसके साथ कैसे रिएक्शन करेगी, और फिर सारे आप मेथड्स लगा के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। दूसरा तरीका बच्चा क्या हो सकता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस, कि आप क्या कर दो? डायरेक्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस बराबर कर दो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस किसके बच्चे? MnO4 नेगेटिव आयन के बराबर होंगे किसके? नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस किसके? Na2S2O3 के। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विलेंस इसके बच्चे कितने आ जाएंगे? 0.2 इंटू 500 इंटू n फैक्टर। चलिए जी, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए ना। तो अगर अपन बच्चे रिएक्शन को ध्यान से देखें तो MnO4 बेसिक मीडियम के अंदर जा रहा है ना, तो बेसिक मीडियम के अंदर अपने को पता है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये +7 से बच्चे किसके अंदर जा रहा है? +4 के अंदर जा रहे हैं। तो कितने का चेंज आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है।
तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 3। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे इसके आयनिक फॉर्म के अंदर अपन देखें तो ये किसके अंदर होता है, H2O3 2 नेगेटिव के अंदर, और ये कन्वर्ट होके बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ये S4O6 2 नेगेटिव के अंदर हो जाता है ना। तो यहाँ से इसका एन फैक्टर कितना आता है, 1 आता है। तो 0.1 इंटू वी इंटू 1 है ना। तो अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 1000 इंटू 3, तो यानी कि कितना आ गया 3000 ml आ गया। तो वॉल्यूम बच्चे कितनी आ गई, 3 लीटर आ गई। तो इसका आंसर बच्चे कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि x इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिटेड बाय द कंपाउंड दिस। अगर बच्चे ये कंपाउंड है तो प्लेटिनम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होएगा, तो यानी कि बच्चे ये हमेशा DsP2 दिखाएगा। DsP2 दिखाएगा तो MABCD के अंदर बच्चे कितने होते हैं, ABCD के अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चे, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि वाई इज़ द नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव एग्जिबिटेड बाय दिस कंपाउंड्स, है ना। तो यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या है, MAA2, और यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है, B2। तो बच्चे अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाऊँ तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चे कुछ इस प्रकार से बनते हैं, दो। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। एक तो बनता है ये AA, और एक बनता है बच्चे ये AA, और यहाँ पे बनता है बच्चे B, और यहाँ पे बनता है B। और इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है कुछ इस तरीके से AA, या आप इस तरीके से भी बना सकते हो AA, और यहाँ पे आ जाएगा B, और यहाँ पे आ जाएगा B, है ना। तो इसके जब अपन ऑप्टिकल बनाते हैं तो ये वाला कंपाउंड प्लस इसकी मिरर इमेज, तो ये वाले बच्चे आपके दोनों क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ये वाला बच्चा आपका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स इसके कितने हैं बच्चे, 1 है। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि जेट इज़ द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिटेड बाय दिस कंपाउंड, है ना। तो ये बच्चे क्या है, MA3B3 है। तो इसके द्वारा कितने दर्शाए जाते हैं। तो बच्चे ये आपके मैं सिंगल, जिसके अंदर सिंगल लिगैंड होता है उसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। अगर बच्चे आपको बाइडेंटेड वालों की ट्रिक जाननी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर से उसको भी याद करने की आसान तरीका बता दूंगा। तो पहले तो बच्चे मोनोडेंटेड के लिए देखो, MA6 लिखो, MA5 लिखो, फिर लिखो A4B2, एक एक करके खोलते जाओ ना। फिर लिखो MA4BC, फिर उसके बाद लिखो बच्चे क्या, MA3B3, उसके बाद लिखो बच्चे क्या, MA3B2C, फिर उसके बाद लिखो बच्चे क्या, MA3BCD, फिर उसके बाद लिखो बच्चे क्या, MA2B2C2, फिर उसके बाद बच्चे लिखो MA2B2CD, फिर उसके बाद बच्चे लिखो MA2BCDE, फिर उसके बाद नीचे आएगा बच्चे MABCDEF। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चे सबको लिख दोगे। इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देता हूँ ताकि मैं फिर सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, अब इसको बच्चे याद करने की ट्रिक सुन लो। याद करने की ट्रिक क्या है, एक नंबर है, वो नंबर क्या है, 1111223456915915, है ना। एक सांस में बोलना, 112234569115, एक सांस में बोलो 112234569115, है ना। तो आपको याद हो जाएगा। तो MA3B3 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चे कितने हैं, 2 है। MA3B3 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बच्चे कितने हैं, 2 है। तो x + y + z करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 1 4, और 2 6, तो यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि 0.53 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस नाइट्रिक एसिड एंड देन विद सिल्वर नाइट्रेट गेव 0.75 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट। सो बेसिकली आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपको दे रखा है 0.53 ग्राम। इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस HNO3 के साथ, है ना, ऑक्सीडाइज करने के लिए। और बेसिकली फिर अपन इसके बच्चे किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा देते हैं। तो बच्चे अपने को क्या मिलते हैं, AgBr के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जो कि मिलते हैं 0.75 ग्राम। फिर ये कह रहा है कि x का जब मैं 1 ग्राम ले लूँ, जब मैं बच्चे x का 1 ग्राम ले लूँ, गेव CO2 देता है जब बच्चे मैं इसका क्या करवा दूँ, कंबशन करवा दूँ। तो ये CO2 बच्चे मुझे कितनी मिलती है, 1.32 ग्राम मिलती है।
तो बस आपको तो बच्चे ये बताना है कि द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड एक्स, एक्स के अंदर बच्चे हाइड्रोजन कितने परसेंट है। तो अब बच्चे ध्यान से देखना, तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। कंपाउंड का फॉर्मूला भी आपको दे रखा है CXHY BR Z। तो यहाँ से अगर बच्चे मैं देखूँ तो यहाँ पे अपने पास AgBr के मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चे, इसका मास 0.75 अपॉन इसका मोलर मास, Ag का कितना है 108 और ब्रोमीन का कितना है बच्चे 80। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 0.75 अपॉन 188। तो ये आ गए बच्चे किसके AgBr के मोल्स आ गए, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपने पास बच्चे मोल्स ऑफ ब्रोमाइड आयन के भी यही आएंगे, ब्रोमीन के भी यही आएंगे। तो यहाँ से बच्चे अपने पास मास ऑफ ब्रोमीन भी आ जाएगा, कितना बच्चे 0.75 अपॉन 188 इंटू अपन कर देंगे 80। तो ये अपने पास आ जाएगा मास ऑफ ब्रोमीन। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा बच्चे कितना नियरली इक्वल टू 0.319, ठीक है भाई, ओके। और फिर बच्चे अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखे है 0.53 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना आ जाएगा बच्चे, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा 0.319 अपॉन 0.53। तो इसको डिवाइड कर देंगे 0.53 से, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर दो, तो यह बच्चे आपके पास आ जाएगा 60.2%। तो ब्रोमीन का परसेंटेज आ गया इतना। अब यहाँ से अपने पास बच्चे कार्बन के मोल्स भी आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे कितने आ जाएंगे 1.32 अपॉन 44। तो मोल्स ऑफ बच्चे कार्बन भी आ जाएंगे कितने 1.32 अपॉन 44। तो मास ऑफ कार्बन भी आ जाएगा बच्चे कितना, मास ऑफ कार्बन भी आ जाएगा बच्चे कितना 1.32 अपॉन 44 गुना 12। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये कट गया 0.03 पे, 44 दिए 0.03 पे, तो ये कितना आ गया बच्चे 0.36 आ गया ना। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन भी अपने पास आ जाएगा 0.36 अपॉन 1 इंटू 100। तो कितना आ गया बच्चे 36%। तो अगर आप बच्चे क्या निकालना चाहते हो, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, तो 100 माइनस 60.2 माइनस 36। तो कितना हो गया बच्चे 100 माइनस 96.2। तो कितना आ गया बच्चे ये 3.8% आ गया। तो नियरली इक्वल टू इंटीजर बच्चे क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि कंसीडर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड, ये कोई वीक एसिड है। फिर ये कह रहे हैं कि pKa ऑफ वीक एसिड इज़ 4, pK आपको दे रखा है 4, देन pH ऑफ 10 मिलीमोलर HA सोल्यूशन इज, ठीक है भाई। तो आपको pK दे रखा है और आपको pH निकालनी है, कंसनट्रेशन भी दे रखी है। तो HA बेसिकली बच्चे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव के अंदर। इसकी कंसनट्रेशन C, इसकी 0 फिर ये क्या हो जाएगा C माइनस सी अल्फ़ा, ये हो जाएगा C अल्फ़ा, ये हो जाएगा C अल्फ़ा। तो यहाँ से बच्चे K किसके बराबर आ जाएगा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C माइनस सी अल्फ़ा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे कह रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी नेगलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी। तो यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे, नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो Ka बराबर किसके आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C। तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर आ जाएगी बच्चे C इंटू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C, यानी कि अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। दोनों तरफ ले लेंगे माइनस लोग, तो माइनस लोग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस लोग Ka माइनस लोग C हो जाएगा ना। लोग M इंटू एन क्या हो जाएगा बच्चे लोग M प्लस लोग N। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा pH 1/2 pK जो कि आपको दे रखा है कितना 4
जो कि आपको दे रखा है 4 माइनस लॉग, कंसनट्रेशन आपको बच्चे की इधर दे रखी है 10 मिली मोलर, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ मोलर, यानी कि 10⁻²। तो ये हो जाएगा बच्चे 10⁻²। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/2 4 + 2 log 10, 2 log 10 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6/2, यानी कि बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर बच्चे आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।